ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व। कई बार क्या होता है कि किसी ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर करी है बट उसके राइट को अपने पास क्या रखता है, रिजर्व रखता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने गुड्स भेजे बाय कैरियर ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ट्रक के थ्रू, तो मैंने उसको बोला कि एक काम करना कि ये गुड्स उसकी फैक्ट्री में ले जाना और उसके बाद मैं जब आपको परमिट करूं तब गुड्स को अनलोड करना। जब मेरे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगी, तब मैं क्या तू करना। इसका मतलब क्या, ओनरशिप अभी भी मेरे अधिकार में है। वो फैक्ट्री के पास ले जाके उसने गाड़ी खड़ी की, मैंने उसको फोन किया, भाई साहब पेमेंट का, पेमेंट तो भाई साहब ऐसे आज नहीं लगेगी, आज तो छुट्टी है, कल लगेगी। मैं कोई बात नहीं, कल ही गाड़ी खाली होगी। नेक्स्ट डे वो कहते भाई साहब पेमेंट तो नहीं है, पेमेंट तो 10 दिन बाद दे पाऊंगा। मैं गाड़ी वाले को बोलूं गाड़ी साइड में ले जाओ, ले जाएगा नहीं ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा, क्योंकि अभी तक उसमें मेरी ओनरशिप है। मैंने ओनरशिप का जो राइट है वो क्या कर रखा था, रिजर्व कर रखा था। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, मैंने बिल के साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा। क्या भेजा? बिल लिखा था कि मैंने इतने के गुड्स बेचे हैं, तो इस बिल को क्या कर, एक्सेप्ट। तो मैंने उसको बोला इस बिल को एक्सेप्ट कर लेना, तब गाड़ी वहां पे सामान देना उसको, समझ आ गया? तो भी ओनरशिप का राइट को मैंने क्या कर रखा है, रिजर्व कर रखा है अपने पास। Sometime a seller appropriates the goods to a contract, but the same time reserve the right of disposal of the goods until the buyer fulfill the certain condition. Condition payment की हो सकती है, condition बिल को accept करने की हो सकती है, ठीक है। The seller can do so if the terms of the contract or appropriation of goods allow him. The seller can do so if the terms of contract or appropriation of goods allow him. उसमें कंडीशन डाली हुई है, उसको अलाउ कर रखा है कि वो कंडीशन अगर पूरी करेगा तभी क्या ट्रांसफर होगी बेटा, ओनरशिप होगी। उसने समझ आ गई मेरी बात? If the seller reserve a right of disposal of the goods appropriated, the property in the goods does not pass to the buyer until the condition imposed by the seller are fulfilled. जब तक वो बिल एक्सेप्ट ना कर ले, जब तक वो पेमेंट ना कर दे। समझ रहे मेरी बात को? Even if the goods have been delivered to the buyer or to a courier or to other bailey for the purpose of transmission to the buyer, तो आपने वो गुड्स बायर को दे दिए हो या कैरियर को दे दिए हो, मतलब ट्रांसपोर्टर को या उसके बेली, जिसको अपने अपने यहाँ पर किसी को गुड्स देते, जैसे मेरा एजेंट है उसको अपने क्या बोलेंगे, बेली। आपने किसी गाड़ी को किसी को यूज करने के लिए दे दी, तो देने वाला क्या है, बेलर, और जिसको दी यूज करने के लिए बेली। वो बता था विद फी हो सकती है और विदाउट फीस, ग्रेटिट्यूड हो सकती है, याद आया कि नहीं आया? तो उसको बोल रहा है, मतलब हमने किसी को यूज करने के लिए दे दी पोजेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अगर सेलर ने अपना राइट रिजर्व रखा हुआ है और तो उस केस में जब तक वो कंडीशन को क्या नहीं कर देता, फुलफिल नहीं कर देता, तब तक वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। डीम्ड राइट टू बी डिस्पोजल, इन केसेस में यह माना जाएगा कि उसने राइट क्या किया हुआ है, डिस्पोजल किया हुआ है। इन फॉलोइंग टू केसेस, मतलब अपने पास रखा हुआ है। व्हेन सेलर मेक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन हिज और हिज एजेंट नेम, उसने डॉक्यूमेंट है ना ओनरशिप के अपने नाम से या अपने एजेंट के नाम से बनाए हुए, अभी तक उसको ट्रांसफर नहीं किए। या व्हेन द सेलर सेंड बिल ऑफ एक्सचेंज, बीओई का मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हेन द सेलर सेंड बिल ऑफ एक्सचेंज अलोंग विद द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कहता ओनरशिप के डॉक्यूमेंट के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है, कहता ये ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, कहता हाँ लाओ, कहता बिल एक्सेप्ट करो, तो ये लो कागज डॉक्यूमेंट के। बोलो बात समझ आएगी? ये एग्जांपल दिया हुआ बेटा इसने। A agreed to sell certain goods to be on the condition of the contract of sale was that the buyer must pay the price before the delivery. कहता है दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि डिलीवरी तब दूंगा जब तू क्या दे देगा, पैसे दे देगा, ऑफ द गुड्स। इन दिस केस बाय मेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स कंडीशन अपॉन द पेमेंट ऑफ प्राइस, द सेलर हैज रिजर्व द राइट, और सेलर ने अपना राइट क्या रखा है, रिजर्व रखा है। जब तक प्राइस नहीं देगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? yes. अब ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिए। नंबर 1 क्या है, CIF। बेटा ये वर्ड है ना, इंश्योरेंस क्या नाम अपना, शिपिंग में ज्यादा यूज होते थे। आप एक पढ़ोगे कस्टम एक्ट, क्या पढ़ोगे, कस्टम एक्ट। एक्साइज लगती थी, कस्टम लगेगा, एक्साइज तो बंद होगी वैसे, तो वो वैसे तो लगती इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। कस्टम एक्ट में CIF वर्ड आएगा। सी का मतलब कॉस्ट है, आई का मतलब इंश्योरेंस है, एफ का मतलब फ्रेट है। क्या बेटा, सुना जरा, कहता द टर्म्स ऑफ CIF मींस कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। समझ आ गया? और ये बहुत पुराना वर्ड है,
जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस रूट से होता था, तो स्टार्टिंग से शिपिंग रूट से होता था, तो उस टाइम का बना हुआ उसी टाइम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है कि सीआईएफ का मतलब ये है। ठीक है, एंड सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स एट ए प्राइस विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मैंने मान लीजिए अमेरिका यूएस से कोई गुड्स परचेज किए और मैंने उससे टाई अप किया, कॉन्टेक्ट किया कि भाई साहब मेरा कॉन्टेक्ट है वो सीआईएफ पे होगा आपके साथ, क्या होगा, मेरे को प्राइस बता दो सीआईएफ का, मतलब उसमें कॉस्ट भी आनी चाहिए, उसमें इंश्योरेंस भी और उसमें फ्रेट भी। मतलब उसने जो एक लमसम अमाउंट देगा उसमें कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट इंक्लूड होगा बेटा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज CIF contract is a contract for sale of goods at a price which include the cost of goods, insurance and freight charges. Thus, in such a contract, the charges of insurance during the transit and the freight charges are paid by the in such contract. The charges of insurance during the transit and the freight charges are paid by the buyer. उसने इकट्ठा पैसा दे दिया CIF, उसने कहा कि भाई साहब इतने गुड्स मेरे को डिलीवर करने हैं 100 बैग। कहता कितने के हैं, कहता मेरे ये पड़ेंगे आपको $5,000 के, इनटू करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कहता नहीं नहीं रुको, आप मेरे को कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट जोड़ के भेज दो। तो कौन पे करेगा, ये बायर पे करेगा, किसको, सेलर को। लेकिन उसमें उसको एक्स्ट्रा पेमेंट इंश्योरेंस और फ्रेट की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस सस्ते का होता है, अगर कुछ डैमेज हो गया तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, in case of CIF, contract of the ownership of the goods is transferred to the buyer when the shipping document are delivered। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये बोले सीआईएफ के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब ओनरशिप के डॉक्यूमेंट क्या हो जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे किसको, बायर को, तभी ओनरशिप का ट्रांसफर मानेंगे अपने। बात समझ आ गई, टू द बायर एंड ही रिसीव देम बाय पेइंग प्राइस ऑफ द गुड्स, और उस गुड्स की क्या कर देगा, पेमेंट करेगा। दैट्स ऑन बायर रिफ्यूजल टू टेक द शिपिंग डॉक्यूमेंट। ध्यान सुनना, buyer's refusal to make the shipping document, the seller can claim the damage for the breach of contract and not for the price of the goods। मेरी बात समझ आ गया। अगर उसने डॉक्यूमेंट लेने से मना कर दिया तो इसका मतलब ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं। ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है, डॉक्यूमेंट देने पे, हुई तो नहीं। वो कहता है मैं खराब हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, हाँ, तो उसके लिए क्या मांग सकता है, डैमेज मांग सकता है। बोलो बात समझ आई नहीं। नेक्स्ट देखिए FOB, फ्री ऑन बोर्ड। क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए आपने दुबई से गुड्स खरीदे, अब दुबई का कोई एक्सपोर्टर है, आप यहाँ इंडिया में क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो आप वहां दुबई नहीं जा सकते। आपने बाय टेलीफोनिकली बात की, एग्रीमेंट किया, कॉन्टेक्ट किया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब आपने कहा कि भाई साहब आप कौन सी सिटी में हो, उसने सिटी का नाम बता दिया। ठीक है, सिटी का नाम बता दिया, कहते हैं भाई साहब वहां से आपको पोर्ट के ऊपर आना पड़ेगा और पोर्ट जो शिप के अंदर लोड करवा के देने पड़ेंगे मेरे को, उसके बाद तो मैं ले आऊंगा। कहता उसके बाद तू क्या लाएगा, उसके बाद तो शिप लाएगा। कहता हाँ शिप ले आएगा, और यहाँ पर इंडिया में जब आएगा मुंबई पोर्ट पे या किसी भी पोर्ट पे तो वहां से मैं क्लियर करवा लूंगा। ठीक है, तो वो कहता बोर्ड का मतलब है कि शिप में लोड करवा के देने, बोर्ड शिप को बोल रहे हैं, समझ आ गया, शिप के अंदर रखवा के देगा बस ओनली, उसके बाद उसका है। जैसे ही वो शिप के अंदर रखवाएगा ओनरशिप क्या हो जाएगी। द टर्म्स फ्री ऑन बोर्ड, ये तो यूज होता है शिपिंग में, और वैसे यूज होता है FOR, फ्री ऑन रोड। समझ आ गया, मतलब वो उसको पहुंचा के देगा गुड्स, FOR बोलते हैं कि ये सौदा जो है वो FOR का है। FOR का मतलब उसके स्टेशन पे, डेस्टिनेशन पे पहुंचा के देगा। चलिए नहीं, अब फ्री ऑन बोर्ड, द टर्म्स फ्री ऑन बोर्ड मींस फ्री ऑन बोर्ड। A FOB contract is contract for sale of goods where for the purpose of transmission to the buyer the seller has to put the goods on board a ship at his own expense। मतलब वो शिप में लोड करवा के देगा, तो लोड करवाने के खर्चे किसके लगेंगे, सेलर के लगेंगे। समझ आ गया मेरी बात। It may be noted that the seller has to bear only the expense of loading the goods। सिर्फ कौन से खर्चे बियर करेगा, लोडिंग करवाने के। आगे का जो भाड़ा है, इंश्योरेंस है, वो सब किसका लगेगा, बायर का लगेगा। समझ आ गया। ऑन द गुड्स आर लोडेड ऑन द बोर्ड
द शिप, मतलब शिप के अंदर क्या कर दिए, लोड करवा दिए। दे आर एट द बायर्स रिस्क, क्योंकि ओनरशिप क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, तो रिस्क किसका स्टार्ट हो जाएगा, बायर का। एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेट इंश्योरेंस एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंस, उसके बाद के जो भी खर्चे होंगे उसके कौन बियर करेगा, बायर बियर करेगा। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एज सुन एज द गुड्स आर बोर्डेड ऑन द शिप, मतलब जैसे ही शिप के बोर्ड के अंदर रखे गुड्स वैसे ही ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट है एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो बेटा एक्स मील का मतलब होता है जो सेलर है, सेलर के जहां पर गुड्स पड़े हैं वहां से कौन लेके जाएगा, बायर लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट, an ex ship contract is a contract for the sale of goods in which the seller has to deliver the goods to the buyer at the port of destination। मैंने उससे गुड्स मंगाए यूएस से, मैं बहुत बार इग्नोर कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लो। मैंने यूएस से गुड्स मंगाए और उसको ऑर्डर दिया और मैंने कहा मैं इंडिया में मुंबई पोर्ट से लूंगा, तो वो जो व्यक्ति है वो मेरे को इंडियन पोर्ट पे अवेलेबल करवा के देगा, ये एक्स शिप है। मतलब कब कहाँ अवेलेबल करा के देगा, इंडियन पोर्ट के ऊपर। जैसे मैंने इसको कलकत्ता बोला तो कलकत्ता पोर्ट पे, या जहां पर भी मैंने उसको बोला वहां पर अवेलेबल करवा के डेस्टिनेशन पोर्ट पे देगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट पे जैसे मैं गुड्स लूंगा तब मेरे को ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो रास्ते का सारा रिस्क किसका रह गया, सेलर का। समझ आ गई मेरी बात? डिलीवर टू द गुड्स टू द बायर एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। बोलो बात समझ आएगी नहीं? यस। द फ्रेट चार्ज आर टू बी बोन्ड बाय द सेलर, ऑब्वियस है, सारा खर्चा उसी का लगेगा। इट मे बी नोटेड दैट ड्यूरिंग द वॉइज, वॉइज का मतलब शिप ट्रेवलिंग, समझिए, शिप ड्यूरिंग द वॉइज, सी की जो यात्रा होती है, ट्रेवलिंग होती है, उसको बोलते हैं वॉइज। ड्यूरिंग द वॉइज द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द सेलर, दैट्स टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट द सेलर में इंश्योर द गुड्स इन द सो विच हिज ओन एक्सपेंस, इसलिए रास्ते का वो बीमा करवाता ताकि उसका रिस्क क्या रहे, कवर रहे। कोई बात नहीं। In case of ex ship contract, the ownership of goods is transferred to the buyer only when the goods are actually delivered at the port of destination to enable the buyer to take their delivery। उस टाइम क्या हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर। बिल्कुल सिंपल है, ये मजेदार है। इसमें से क्वेश्चन आता है इसको पढ़ लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।